अनुसरण सम्मानित मंच उपनिषद वितरण जी, सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्ग शक्ति और राष्ट्र निर्णय गजेंद्र सिंह साहब ने बताओ कि खाएंगे बेलौटन खाएंगे प्रेत द्वारा गए गंदालाल के दर में उसमें भी उन टीमें जिन टीमें कोई हमें आदमी नहीं जाते खड़े बच्चे और सीधा सभी ने जितना ऐसा हो जाएगा लगाओ हर आबाद अपना आंगली घसकी वोट देता लेकिन यह चुनाव में चुनाव नहीं है। आप लोगों की जानकारी मिला, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, मैं कहूं भाई अगर मोदी जी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी वोट देला तो सनातन धर्म मजबूत हो जाला। कहीं हो जाला सनातन धर्म मजबूत जाला और सनातन धर्म में कमजोर करने वास्ते कांग्रेस ने वोट दो। आप सब लोग राम में भरोसा करा नहीं करेगा। अब भगवान श्री राम ने भरोसा करा, जय श्री राम बोला, राम राम बोला। भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद में वनवास उतर अयोध्या पधारिया और उन टाइम तक त्योहार शुरू किया, दीपावली त्योहार आज भी हम मना रही हैं। लेकिन 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम का मंदिर बढ़िया जगह पर कल्पना नहीं कराया, हजारों लोग आपने शहीद होगा, राम मंदिर के बाद शहीद होगा। 500 वर्ष में भगवान श्री राम का मंदिर बन गयो। भगवान श्री राम के मंदिर के माने रामलला में विराज गया ना। राम मंदिर की जगह कमेटी है भाई, एक निमंत्रण दियो कांग्रेस लोगों ने। कांग्रेस लोग कांग्रेस बीजेपी राम क्यों विरोधी आप जानकारी दे दो। बिन टाइम में जिन टाइम माने राम सेतु का मामला चले हो, मनमोहन सिंह देश का प्रधानमंत्री भाई एक हल्फना में देश के लोग सुप्रीम कोर्ट में राम ने तो बात पैदा लिया, लेकिन राम की कोई अवतार हो, राम एक काल्पनिक बात है। लेकिन ये बात साबित क्या हुई जब मंदिर की कमेटी ने निमंत्रण दियो, लेकिन तुम्हें निमंत्रण भेजो, राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला विराजमान है। इन वास्ते कांग्रेस के मोटे मोटे नेता गयो, आप पधारो, आप दर्शन करो। भाई लिखित में जवाब दिया कि मैं राम मंदिर नहीं आवा और मैं रामलला के दर्शन करा क्योंकि मैं राम ने माना ही बोली। देखा लोग ये बात करे, बात आप क्या मान ला पहले और जगह राम के बारे में सोच नहीं सके, राम की बात कर नहीं सके। जय श्री राम, जय श्री राम। या तो भगवान श्री राम के टाइम में कौन नाराज होता, राक्षस नाराज होता। अगर जय श्री राम को नारा उन टाइम लगाते तो राक्षस नारा, आज जय श्री राम नारा लगावा तो कौन नाराज हो आप देख लो। तो इन वास्ते आपने विचार करना पड़ेगा आप किन साथ हैं, आप उन साथ है सनातन धर्म के वास्ते। यह चुनाव देश का है, भारत का कोई न गजेंद्र सिंह जी का है न कांग्रेस का है। यह चुनाव देश का चुनाव है, भारत के मान और सम्मान का चुनाव है, देश के मान और मर्यादा का चुनाव है, देश का स्वाभिमान का चुनाव है, देश में विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। और नरेंद्र भाई मोदी ने देश का सर्वोच्च नेता बनाने का चुनाव है। यह चुनाव नहीं है जगह छोटा मोटा चुनाव है। कोई नारी की चुनाव नहीं है, पानी की चुनाव नहीं, गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, आपने मान और सम्मान का चुनाव है। आप लोगों की जानकारी मिला, साल 1.5 साल पहले की घटना है। एक अभिनंदन आपनो पायलट हो पाकिस्तान में आपनो हवाई जहाज क्रैश हो गयो, पायलट पकड़ के नीचे पड़ गयो, पाकिस्तान की सेना के कब्जे में आ गयो। एक फोन करिए नरेंद्र भाई मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 24 घंटा में अभिनंदन भारत आना चाहिए, मैं पाकिस्तान में नामो निशान मिटा देला। 24 घंटा में आया कि नहीं आया प्रथम में 24 घंटा में आ गयो। और दूसरी घटना लंबी चौड़ी बात नहीं करो, गजेंद्र सिंह जी रखेला। दूसरी घटना आप देखेला, यूक्रेन और रूस को युद्ध हुए 27,000 टाबर जगह भारत का यूक्रेन पड़ा, डॉक्टरी करे सब बच्चा फंस गया। आना चाहता भारत आ नहीं सके, हवाई जहाज बंद होगी, सब कुछ बंद होगा। भाई भारत को मांग करी कि हमारे मैंने सुरक्षित बचाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी फोन किया, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने और जेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 15 दिन तक युद्ध बंद करो, मैं भारत का बच्चा ने ले जाना चाहूँ। एक टेलीफोन में तब आपके वोट ताकि युद्ध बंद हो गया। एक दिन में युद्ध बंद हो गया, 15 दिन युद्ध बंद हो, सारा बच्चा ने लिए यहाँ। लेकिन बिन टाइम में पाकिस्तान का बच्चा भी फंस गया। पाकिस्तान की औकात नहीं कि वो फोन कर सके, युद्ध बंद करा सके। पाकिस्तान का बच्चा जान संकट में भाई हो क्या करा, जन भाई कह करियो भारत का झंडा ने ओढ़ लियो।
भारत का झंडा नोटियो, भारत माता की जय बोलिया, मोदी जी की जय बोलिया। और मैं देखियो यूक्रेन के लोग देखिए अभी भारतीय है, माने फ्री कर दिया, बस हटा दिया। और कराची में जापरू भारत की जय बोलिया, भारत माता की जय बोलिया और नरेंद्र मोदी की जय बोलिया। सक्षम नेतृत्व चाहिए, उन नेतृत्व का चुनाव है। एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ अपने नरेंद्र भाई मोदी है। चुनाव है। एक वोट की ताकत तो राम मंदिर बन गया जिनकी कल्पना नहीं करे। आपा क्या लाल इटा में कांग्रेस का लोग कहता, मैं कहता आप नारो देता नहीं देता, राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। ना कांग्रेस का मंदिर तो बनेगी, तारीख नहीं बताएंगे, कहता नहीं कहता। अब मंदिर भी बन गया, प्राण पत्ते सब कुछ हो गया। और जब को सोचा 370 हटेला, जम्मू कश्मीर का नेता कहता अगर 370 हटेला तो खून के नद्या बह जाला, पाकिस्तान को भारत को झंडा उठाना नहीं मिलेगा। और मैंने मुफ्ती तो कह दिया मैं रास्ता पाकिस्तान को खोल डाला। वही 377 हट गई, कोई खून की नदी नहीं बोई भाई। लोग जगह झंडा उठाने नहीं बात करा, मैं भारत को झंडा उठा लियो और भारत माता जय बोल रहे हैं भाई। आपके वोट की ताकत इन बात आपने इन वोट की ताकत नरेंद्र भाई मोदी ने मजबूत करना है, देश ने मजबूत करना है, भारत ने विश्व गुरु बनाना है। इन वास्ते आने वाली 26 तारीख ने इन गांव में ज्यादा भूलन देने की जरूरत नहीं है। आप वही निवेदन है, आजकल व्हाट्सएप को जमाना है। आजकल जिन गांव में जिन ढाणी में आपको परिचय मैंने सबने मैसेज दो, सबने समाचार करो। अकाउंट में घर मेरे भीमा घर मेरे पुरातन और पूरे एरिया में निर्णय कर लिया है कि 26 तारीख ने कमल को बटन दबावला और नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनावला। अब बात करोला देखो परिणाम अच्छा होवेला, सब जगह बात बनेला और सब जगह लोग बात मानेला। आई बात भूलन देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद बिश्नोई साहब। जीऊंगा तो इस देश के लिए और मरूंगा तो इस देश के लिए। स्वाभिमान से जीऊंगा, धर्म को बचाऊंगा और स्वाभिमान की लड़ाई है। जो धर्म के हित की बात करेगा वो पार्टी हमारी है। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, हमारे जोधपुर, हमारे राजस्थान की शान कहूंगा मैं, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, आप पर हमें पूरा भरोसा है। आप हमारा मान है, आप हमारा गर्व है और भाजपा के धनी हैं। हमारी समस्याओं को, हमारी जो भी हैं वो आप हमें सदैव याद रखें और हमारे पर आशीर्वाद रखें। ऐसी शख्सियत है हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, पधारिए जी। हुक्म। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोकसभा चुनाव रा मौका ऊपर आयोजित आज इन सभा में मंच पर विराजोड़ा श्रद्धेय जसवंत सिंह साहब, कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान सरकार, पूर्व प्रधान साहब आदरणीय शैलाराम जी, मंच पर विराजोड़ा आदरणीय ठाकुर साहब, झालामण राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, आज इन देवतुल्य सभा में मंच पर विराजोड़ा और मंच रसा में विराजोड़ा सभी सम्मान्य महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं हृदय पूर्वक आप सबरो धन्यवाद करूं। इन खारबेरा में आप सब लोग मारो मान सम्मान लाडकोड करियो जी। हूँ आप सबरो धन्यवाद करूं, अभिनंदन करूं, अभिवादन करूं। यूं तो जमाई हूं करनो में करानो मारो अधिकार हो, तो पछ यूं थोड़ी करता आप था मधी को नहीं आया। आप सबरो खूब सारो धन्यवाद, खूब अभिनंदन, खूब आभार। दो बार लोकसभा चुनाव में आप लोग मैंने भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं आज आप लोगों ने हमारी बात शुरू करूं पहले एक बात पूछूं। आप 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने वोट दियो।
इन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी रा नरेंद्र मोदी जी रा राज में इन देश रा हालात में परिवर्तन होयो कि नहीं होयो? आ मने आप बताओ। ये माते हाथ रखकर राम जी ने माथ सामी रखकर पूछो कि देश में बदलाव होयो कि नहीं होयो? जोरू बोल बताओ, होयो कि नहीं होयो? इन 10 साल में माननीय मोदी जी गरीब रा घर बनाया 4 करोड़ 4 करोड़ घरों में बिजली पुगाई। 18,000 पंचायत अंधेरा में ही वहां में बिजली पुगाई। 11 करोड़ घरों में गैस रा चूल्हा पुगाया। 12 करोड़ घर में गरीब रे शौचालय बनाया। 45 करोड़ बैंक रा खाता खोलिया। 60 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत रा कार्ड दिया। 80 करोड़ लोगों ने, गरीब लोगों ने मुफ्त राशन पिछला 4 सालों दे रहा है। और 140 करोड़ हिंदुस्तान रा लोगों ने कोरोना रा 3 बार टीका लगाया। परिवर्तन होयो कि नहीं होयो? मोदी जी ने पिछला 10 साल में जो गरीब कल्याण रे वास्ते काम करियो, आज उनका प्रभाव है कि देश में 25 करोड़ गरीब लोग जो है वह गरीबी रेखाओं बारे निकल और आज मध्यम वर्ग रो जीवन सम्मान रे साथे जीवन रा भागी बने। आप रा 2 वोट री ताकत, आप रा 2 वोट री ताकत हो। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो दुनिया में 10वां 11वां नंबर पर है, अटल जी रो राज के उन टाइम 10वां नंबर पर ही। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी बड़ा अर्थशास्त्री बाज था, वे हिंदुस्तान रा प्रधानमंत्री रहा। भलो काम करियो भाई, मिनक भला आके 10वां माते राख्यो, गुड़कन नहीं दियो। 10 माते ही राख्यो। आप रा 2 वोट री ताकत हो। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 200 साल तक आपने जो इंग्लैंड गुलाम बना रखे उन्हें पछाड़ 5वां नंबर माथे फूकी। मैंने एक दिन कोई गांव में भाषण दे तो फलोदी में एक बाव हुआ और मैंने प्रमुख साहब पूछ लियो कि 5वीं होती 10वीं होती, मारे का फर्क पड़ी। मैंने उनको कहा आपके जीवन में सीधा प्रत्यक्ष फर्क पड़ता है। जब देश 5वीं 10वीं अर्थव्यवस्था था, मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तब देश का 1 महीने का भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से 38,000 करोड़ रुपए होता था। जब जीएसटी लागू की मोदी जी ने, तब तक 3 साल बीत चुके थे, तब 68,000 करोड़ रुपए होता था। और फरवरी का महीना टैक्स के हिसाब से जागीरदार बैठा सब धंधो करने वाला ठा है, किन महीना में सबको ज्यादा टैक्स भरना पड़े। क्यों राज सिंह जी? 38,000 करोड़ रुपया 68,000 हुए और पिछला महीना में 1,84,000 करोड़ रुपया रो टैक्स जमा हो जाए। जब देश की सरकार के पास 1.5 लाख करोड़ रुपए हर महीने में आते हैं और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से काम करती है, तब गरीब के घर में रोशनी होती है, तब आपकी सड़कें बनती है, तब आपके जो है हवाई अड्डे बनते हैं, तब देश के 700 जिलों में 700 के 700 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन जाते हैं, 22 नए एम्स बन जाते हैं, 30 किलोमीटर रोज नेशनल हाईवे बनते हैं और देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है। किसान को किसान सम्मान निधि साल में 6,000 रुपए मिलती है। और जब 1,82,000 करोड़ रुपया देश की सरकार के पास टैक्स आता है, तो देश की सरकार गौरव सेनानियों को ओआरओपी में 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो नया मुआवजा देने का काम करती है। किसान सम्मान निधि, मुझे शैलाराम जी याद दिला रहे हैं, पिछले साल विधानसभा चुनाव के समय हमने घोषणा की थी 6,000 मोदी जी देते हैं, अगले 5 साल में इसको बढ़ा करके 12,000 कर देंगे, 8,000 कर दिया आप सबके सामने। देश की सरकार ने ईमानदारी से काम किया, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया। आपको याद दिला दूं, पहले 10 साल तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब देश में किस तरह के हालात थे। या तो भ्रष्टाचार के समाचार छपते थे, घोटालों के समाचार छपते थे, और या फिर देश में आतंकवादी घटनाओं के समाचार छपते थे। 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला उस समय हुआ और आतंकवादी घटनाओं को हर तीसरे महीने हिंदुस्तान में किसी न किसी जगह पर धमाका होता था। या तो हमारे मंदिर पर होता था या अर्थव्यवस्था के केंद्र पर होता था। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, पूना, दिल्ली, जहां देश का व्यापार चलता है, उन सब जगह पर हमला होता था कि देश कमजोर हो सके। और हम करते क्या थे? हमारे सैनिकों की गर्दनें काट करके लेके जाते थे। याद दिला रहा हूं आपको, उसी 10 साल में हमारे बीएसएफ के सिपाहियों को मार करके
लकड़े पर बांध करके ऐसे जानवरों को ले जाते हैं, वैसे घींच करके बांग्लादेश ले जाने के वीडियो आए थे। और अब इस 10 साल में मोदी जी के सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाले का एक भी काला टीका किसी भी व्यक्ति, किसी भी मंत्री, सरकार के किसी भी हिस्से पर नहीं लगा सका कोई भी। और देश पर 2 बार आतंकवादियों ने एक बड़ी घटना करने की कोशिश की, एक बार उरी में और एक बार पुलवामा में। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और दूसरी बार एयर स्ट्राइक हुई। और भारत की भूमि से नरेंद्र मोदी जी ने यह संदेश दिया कि भारत अपाहिज और अपंग देश नहीं है, भारत सक्षम देश है और भारत की भूमि के विरुद्ध चलने वाली कोई भी गतिविधि हम स्वीकार नहीं करेंगे। पहले घोटालों के समाचार छपते थे, आज समाचार छपते हैं कि भारत का यान चंद्रमा के ऊपर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के उतर गया, जहां आज तक दुनिया में कोई नहीं जा पाया। पहले आतंकवादी घटनाओं के समाचार छपते थे, आज छपता है कि हिंदुस्तान ने हर तीसरे महीने नए सैटेलाइट छोड़ रहे। पहले घोटालों के समाचार छपते थे, आज समाचार छपते हैं कि भारत आज हथियार बना करके दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में आ गया है। पहले समाचार छपते थे, हम दाल आयात करते थे, हम कपास आयात करते थे, हम खाद्यान्न आयात करते थे। आज हम दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट करने वाले एग्रीकल्चर देशों में पहुंच गए। ये 10 साल में आपके 2 वोटों की ताकत से हुआ है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, देश बदला कि नहीं बदला? गरीब का घर बदला, देश का सम्मान पूरी दुनिया में स्थापित हुआ। पहले जब आतंकवादी घटना होती थी, हम एप्लीकेशन लिख करके और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते थे। आज जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होती है तो सारी दुनिया प्रस्ताव पारित करके कहती है कि इस लड़ाई को अगर कोई मिटा सकता है तो वो भारत का शेर, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिटा सकता है। ये भारत का सम्मान है। आज भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। दुनिया के 100 देशों में अब भारत को वीजा, भारतीयों को वीजा लेने की जरूरत नहीं है, चाहते ही उनको वीजा मिलता है। ये भारत की ताकत बढ़ी। आज भारत की हैसियत बढ़ी। आदरणीय जसवंत सिंह जी अभी चर्चा कर रहे थे, राम मंदिर के निर्माण की बात की। पिछले 450 साल से संघर्ष चल रहा। मैं जब पहली कार सेवा में 90 में गया था, 1990 में, दुर्ग सिंह जी भाई साहब कहीं खड़े होंगे, उनको याद होगा। मैं 1990 की कार सेवा में भी गया, 92 में भी गया। 90 की कार सेवा में वहां से एक फोटो, वो रील वाला कैमरा होता था, हमारे एक साथी था उसके साथ पास में, हम एक फोटो खींच करके लाए थे। एक शिलालेख लगा हुआ था, उसका समझ नहीं आता था उस समय, पढ़ना भी नहीं आता था, सुविधा भी नहीं थी। उस फोटो को मैंने खींच करके जो लेकर के आया था, उसको फारसी समझने वालों से ट्रांसलेट करवाया। वो फारसी में लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि इस इमारत में, वो जो ढांचा था जिसको गिराया मंदिर बनाने से पहले 6 दिसंबर को, इस इमारत में जितने ईंट और पत्थर लगे हैं उतने ही काफिरों के नरमुंड भी लगे हुए हैं, उतने हिंदुओं के सर लगे हुए। 3 लाख, इतिहास गवाह है, 3 लाख लोगों ने कुर्बानी दी और 70 में एक कम 69 युद्ध हुए इस राम मंदिर को बनाने के लिए। आपके मेरे सबके पूर्वजों ने बलिदान किया था और 70 साल तक हमने न्यायालय में लड़ाई लड़ी। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो आज कुर्ते पजामे के ऊपर या पैंट बुशर्ट के ऊपर या सफारी सूट के ऊपर जनेऊ पहन करके आकर के अपने आप को हिंदू बताते हैं, उन्होंने न्यायालय में हलफनामा दायर किया था कि राम हुआ नहीं, भगवान राम का मंदिर बना। निश्चित रूप से इतिहास की बहुत बड़ी घटना है और सदियों तक आपके इस 2 वोट का सम्मान जो है वो पूरे देश में माना जाएगा, पहचाना जाएगा, जाना जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी घटना, देश की ताकत कितनी बड़ी है। मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में एक देश है अबू धाबी, तेल निकलता है। क्यों पीटर? तेल निकलता है वहां पे। इन मध्य पूर्व के देश जितने भी हैं, मिडिल ईस्ट के देश, ये सब अरब देश जो है मुस्लिम देश है, घोषित मुस्लिम देश है। और वहां कानून है कि वहां मूर्ति पूजा नहीं हो सकती, भगवान की पूजा नहीं हो सकती। हमारे बच्चे जब वहां जाते थे तो गले में हनुमान जी का फूल या माता जी का फूल पहन करके, चौकी पहन के भी नहीं जा सकते थे। केतेश्वर महाराज मादलियों पैर भी नहीं जा सकता। अगर पहन के जाते थे तो निकाल करके डस्टबिन में डालना पड़ता। कोई भगवान की तस्वीर लेकर के जाता था, केवल कागज की ले जा सकते थे क्योंकि वो एक्सरे में नहीं आती। और कपड़ों के अंदर घड़ी करके छुपा करके लेके जाते थे और चुपचाप निकाल करके दर्शन करके वापस अंदर रखते थे।
ये नरेंद्र मोदी की सरकार आपके 2 वोट की ताकत से बनी साहब, और उस 2 वोट की ताकत से बनी हुई सरकार ने, जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी गया 2016-17 में, वो अपना पूजा स्थल दिखाने के लेके गए। जब बाहर निकले तो एक रोल किया हुआ पेपर था हाथ में, बोंगली करेड़ो कागज हो, और वो वहां के शाह जो है, वहां के शाह ने, अमीर ने वो कागज मोदी जी को दिया कि ये 100 एकड़ जमीन का पट्टा है, यहां आप देश का सबसे बड़ा मंदिर बनाइए और खर्चा हम करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर स्वामीनारायण भगवान का वहां बन गया, और राम मंदिर के बाद में मोदी जी ने खुद जाकर के उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। आपके 2 वोट में आपसे एक बात पूछता हूं, यहां इतने जने लोग बैठे, इतने लोग यहां पे बैठे, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपने जो 2 वोट जिस भाव के साथ में दिए थे, जिस सोच के साथ में दिए थे, जिस आशा के साथ में दिए थे, उससे सवाया हुआ कि नहीं हुआ? भगवान को साक्षी मान करके बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर इस संकल्प के साथ में हम देश के सामने खड़े, अब की बार विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ में हम देश के सामने खड़े कि हम भारत को विकसित बनाएंगे। आजादी के 75 साल में जो कुछ नहीं हो पाया था उसको हमने पूरा किया है, उन खड्डों को भर करके समतल किया है। अब हम देश को विकसित बनाने की दिशा में आने वाले 25 साल में बढ़ेंगे, और 25 साल में देश को अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस उनके बराबर का देश बना करके खड़ा कर देंगे। मुझे अभी आप सबके आशीर्वाद से जहां विश्व का आर्थिक सम्मेलन था वहां जाने का मौका मिला था। दुनिया भर के लोग इस बात को मान रहे हैं कि मोदी का 3रा कार्यकाल शुरू होगा और 2 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। जापान और जर्मनी दोनों पीछे रह जाएंगे, अमेरिका, चाइना और हिंदुस्तान। हम भारतीय तो इस बात को मानते हैं। पूरी दुनिया के विशेषज्ञों ने यह कहा कि 2047 तक जब मोदी का विकसित भारत बनेगा, तब तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और मैंने एक दिन यह बात कही तो मेरे कांग्रेस के मित्र जो सामने खड़े हैं, आप रे बानेजलाल साहब, वे कहे कि 2047 में हम तो होएंगे ही नहीं, उसका सपना अभी हम क्यों देखें? जिनकी निगाहें इतनी छोटी है वो देश का कभी भला नहीं कर सकते, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ये दोष है, क्योंकि उनको सिर्फ जो है कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए उनको राजनीति करनी है। हम देश को बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए, राजनीति को एक मोहरा बना करके, एक साधन बना करके और अपना घर छोड़ करके निकले हुए लोग। सनातन, इस सनातन की सभ्यता को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए 2000 साल तक आपके मेरे पूर्वजों ने संघर्ष किया। इस देश पर कितने हमले हुए? सिकंदर आए इस देश पर हमला करने के लिए, चंगेज खान आए इस देश पर हमला करने के लिए, लोधी आए इस देश पर हमला करने के लिए, तैमूर आए इस अंग्लो देश पर हमला करने के लिए, पठान आए, अरब आए, काफिर आए, गुलाम आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए। सब लोगों का एक ही उद्देश्य था, इस सनातन को समाप्त करके अपने धर्म का प्रसार यहां करना। हमारे पूर्वजों ने अपने सिर देकर के, अपने भुजाओं की ताकत के आधार पर या तो उनका मुंह वापस मोड़ दिया और या उनको इस धरती पर मिलान मिलने के लिए मजबूर कर दिया। हमने, हमारे पूर्वजों ने सनातन को मिटने नहीं दिया। और आज ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके नुमाइंदा बनकर के प्रत्याशी हमारे बीच में आते हैं, अपने आप को राम का पुजारी बताते हैं, उन पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ये सनातन जो है ये कमजोर होना चाहिए और इसको कमजोर करने के लिए मोदी को हराने की जरूरत है। इनके साथ की पार्टी सी जो है डीएमके का मुख्यमंत्री का बेटा ये बयान देता है और मुख्यमंत्री उस बयान का समर्थन करता है कि ये सनातन कोरोना और डेंगू के जैसा है, ये मलेरिया के जैसा, इस सनातन को समाप्त होना चाहिए। इसी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चिदंबरम साहब का बेटा कार्ति चिदंबरम सांसद है, वो ये कहता है कि सनातन इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, उसको समाप्त होना चाहिए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, शाम का समय, हम भगवान के मंदिर के सामने बैठे हैं, हमारे पूर्वजों ने जिस सनातन संस्कृति को बचाया, उस संस्कृति को मिटाने की कल्पना करने वालों को वोट देने का विचार भी कर सकते हैं, उसका पाप जो है हम झेलने के लिए तैयार हो सकते हैं। और वो यहां आकर के झूठी झूठी बातें करते हैं, झूठ बोलने के अलावा, झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कि देश में कि गजेंद्र सिंह ने 5 साल में अपना सांसद कोटा खत्म नहीं किया। कभी कहते हैं 40 करोड़ बचा हुआ है, कभी कहते हैं 50 करोड़ बचा हुआ है, एक दिन भाषण में कहा 100 करोड़ बचा हुआ है, एक दिन का 40% बचा हुआ है। सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 10 साल में 50 मिलने चाहिए थे, 2 कोरोना में बंद हो गए, 2 साल इसलिए 40 करोड़ मिले।
40 करोड़ मेरे हिस्से के, 2 करोड़ 35 लाख रुपए और 2 करोड़ 43 लाख रुपए आदरणीय चंद्रेश भाई साहब के बचे हुए थे वो, और 66 लाख भाई साहब के कोई रिजेक्ट हो गए थे वो सब पे 2 करोड़ 43 लाख और 66 लाख का ब्याज 66 लाख रुपए, वो सब जोड़ करके और सारा का सारा पैसा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के हिस्से का पैसा था, हक का पैसा था, वो सब कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च हुआ। अगर उतना ही करता तो शायद मेरा कोई एहसान नहीं था, लेकिन उसके अलावा झोली फैला करके कंपनियों से ला करके उस 40 करोड़ की जगह 166 करोड़ रुपए खर्च हुए। या तो स्कूल में कमरे बनाए होंगे, या कहीं दीवार बनाई होगी, पंचायत के भवन बनाए होंगे, कहीं पानी की व्यवस्था की होगी, अस्पताल बनाए होंगे। कोरोना का समय आया था, संकट का काल था, एक ऑक्सीजन सिलेंडर देकर के, ऑक्सीजन की मशीन देकर के, वो मशीन भी कैसे आई थी मैं जानता हूं। ऑक्सीजन की मशीन बुक करा दी थी, मिल नहीं रही थी, मेरे पास में आए थे, ऑक्सीजन मशीन नहीं मिल रही है, बात करो। मैंने बात की, उसने कहा कि साहब मेरे पास में जो केमिकल होता है जिससे जियोलाइट, जिससे ऑक्सीजन और हवा से अलग होती है, वो नहीं है। मैंने टाटा केमिकल्स को फोन करके हाथ जोड़ करके दिलाया, तब जाकर के वो प्लांट लगा। मैं अभिनंदन करता हूं, आपने काम किया। लेकिन वैसे छोटे कंसंट्रेटर पूरी दुनिया से मंगा करके 1000 कंसंट्रेटर इस मारवाड़ में भेज दिया, ऑक्सीजन की मशीनें लगाई, 7 दिन में एक अस्पताल बना करके खड़ा कर दिया था और एम्स को सुपुर्द कर दिया था। पूरी दुनिया से सामान मंगा करके, जर्मनी से मशीनें मंगाई, वेंटिलेटर मंगाए 125 जर्मनी से, ऑक्सीजन बनाने की मशीन बनाई यहां जोधपुर में बैठ करके, नाइट्रोजन की मशीन को ऑक्सीजन की मशीन में कन्वर्ट कर दिया सत्यनारायण जी दूध की फैक्ट्री में से ला करके। 125 बेड का अस्पताल 7 दिन में बना करके खड़ा कर दिया। सिलेंडर नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन के, दुबई से सिलेंडर मंगाए, उनके माउथ पीस नहीं मिल रहे थे, अमेरिका से मंगाए, 7 दिन में सब करके अस्पताल खड़ा कर दिया और एम्स को सुपुर्द कर दिया कि चलाइए। इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, पूरे देश दुनिया से इंजेक्शन मंगा करके खड़े कर दिए। और उसके बाद में मेरे माँ बाप दोनों कोरोना हुए हुए अस्पताल में भर्ती थे साहब। मैं अस्पताल नहीं गया, मैं जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के हर अस्पताल में गया। मैं मेरे माँ बाप को देखने लेने नहीं गया, देश के जिले के सारे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के हर सीएचसी में गया। हालत खराब थे, न बिस्तर थे, न दवाइयां थी, न वहां पर किसी तरह का इक्विपमेंट था, न ऑक्सीजन के ठीक से सिलेंडर थे, न कंसंट्रेटर थे। कौन जिम्मेदार था उसका? किसकी सरकार थी राजस्थान? मैंने संकल्प लिया कि मैं हर हॉस्पिटल में एक बढ़िया, हर सीएचसी अस्पताल में एक वार्ड बनाऊंगा, और ऐसा वार्ड बनाऊंगा जैसा जोधपुर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं, एम्स के अस्पताल में भी नहीं, और सरकार से एक पैसा भी नहीं लूंगा। मैं जब वहां गया, मैंने बुलाया कलेक्टर को, मुझे परमिशन चाहिए। मैंने अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा किया है, लगभग 6.5 करोड़ रुपए लगेंगे, मैंने इकट्ठा कर लिया, मुझे परमिशन चाहिए। साहब परमिशन को रोक करके मैं तो कुछ ले नहीं रहा था, मैं तो दे रहा था। यही कांग्रेस पार्टी के नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब मिलकर के परमिशन नहीं दे रहे थे। 8 महीने तक परमिशन नहीं दी। मैंने कलेक्टर को कहा कि मैं सड़क पे बैठ करके आंदोलन करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जमीन पे बैठ करके, कांग्रेस पार्टी की सरकार मुझे रोक रही है। तब कलेक्टर ने परमिशन दे दी, उसको बेचारे को खांचे में फिट कर दिया। आज आप जाकर के देखिएगा, लूड़ी विधानसभा में 4 अस्पताल बनाए, सड़कें बनी। अब जोधपुर भी रो रहा था, मजा आपने कटे और रिंग रोड क्रॉस करा कि नहीं करा, पुक्सा 2000 करोड़ रुपए की रिंग रोड बनी है। कभी कल्पना की जा सकती थी कि जोधपुर में इतनी बड़ी रिंग रोड एक साथ में बन जाएगी? धन्यवाद करता हूं नितिन गडकरी जी का, एक दिन खड़े होकर के कहा और उन्होंने उसको कर दिया। जोधपुर से निकलने वाली जितनी सड़कें, जोधपुर बीकानेर, जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर बाड़मेर, जोधपुर पाली, जोधपुर बर बिलाड़ा, जोधपुर सरदार समन सोजत, ये सारी की सारी सड़कें पहले ठीक है। 10 साल में ये सारी की सारी सड़कें जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, भारतमाला की सड़कें बन गई। आज जोधपुर में से जाकर के आप सिरमंडी पे चढ़ो, लेफ्ट में मुड़ो, सांचौर में अगले 1.5 घंटे 2 घंटे में सांचौर पहुंच जाओ। मैं बार एक दिन चाडी में उठे, सियोल नगर में भाषण देते भंवर जी, मैं उठे बतायो, उठे एक चौधरी साहब वो भैया मोहन जी, तो चौधरी साहब कहे कि साहब पहली मैं चाडी हूँ, एक दिन शाम रा चाडी भी आप ब्याह में जाता, चौथीना भी जाता, अब आप ऐडी सड़क बना दी हो जो चाडी में भी जा सका और साथ ही साथ शाम रसू दिन में चाडी में ब्याह अटेंड करा, सभा करा, और शाम रा चोटाला में जा रहे हरियाणा में सभा कर, रात घर यार वापस हो जाओ। ऐसी सड़कें बना दी। अब एक झूठ कि गजेंद्र सिंह मंत्री और पड़ोस के गांव में पानी नहीं आ रहा है,
मैं मानता हूं पानी नहीं आ रहा है, मैं जानता हूं खाराबेरा का दर्द, मैं जानता हूं दियाना का दर्द, मैं सबका दर्द समझता हूं, लेकिन पानी का पापी कौन है, कौन दोषी है? माननीय मोदी जी का संकल्प था कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना है। अगर मैं भारत की तरफ देखता हूं, मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है। मुझे प्रधानमंत्री जी ने काम दिया, 4.25 साल हुए हैं, उस 4.25 साल में 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ गए। 4.25 साल में 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। जिस दिन मुझे काम दिया था 3 करोड़ 23 लाख घरों तक, आज देश में 14.5 करोड़ से ज्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। 12 प्रांतों में पानी 100% पहुंच गया। 10 प्रांत ऐसे हैं जिनमें 85% से ज्यादा हो गया। बिहार जैसे गरीब प्रदेश ने 98% घर तक पानी पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश ने आधा प्रतिशत से शुरू किया था, आज 80% के करीब खड़ा है। मेरे पास कलम की ताकत थी, आपके आशीर्वाद से मैंने सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया। एक कनेक्शन का एवरेज खर्चा आता है हिंदुस्तान में 20,000 रुपए, राजस्थान में एवरेज खर्चा आता है 1 लाख रुपए, क्योंकि हमारे यहां ज्योग्राफिकली दूरियां ज्यादा है, पानी नहीं है, दूर दूर से लाना पड़ता है। और जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इन 4 जिलों में खर्चा आता है 2 लाख रुपए एक कनेक्शन। अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। मैं प्रधानमंत्री जी के पास में गया और धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री का को, उन्होंने कहा कि तुमको पैसे गिनने का काम नहीं दिया, पानी पहुंचाने का काम किया है, पैसे जो है वित्त मंत्रालय गिनेगा, तुम काम करो। 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए राजस्थान। लेकिन हमारे संविधान की मर्यादा है, यह संविधान में लिखा हुआ है कि पीने का पानी, खेती, कानून व्यवस्था, ये सब राज्य सरकार के विषय, इसमें राज्य सरकार ही काम कर सकती है, भारत सरकार नहीं कर सकती। मेरे पास में गंगा के शुद्धिकरण का काम भी है, आपके आशीर्वाद से। दुनिया की सबसे साफ नदियों में से गंगा को लाकर के खड़ा कर दिया 5 साल में, लेकिन उसमें 100% पैसा देते हैं, लेकिन वो पैसा भी राज्य सरकार के मार्फत खर्च करना पड़ता। वहां भी कष्ट आता था, वहां भी तकलीफ आती थी, वहां भी काम नहीं होता था राज्य सरकारों को, क्योंकि झारखंड में हमारे विपक्ष की सरकार थी, बिहार में हमारी पहले विपक्ष की सरकार की, अब तो हमारे पाले में आ गए। वेस्ट बंगाल में हमारे विपक्ष की सरकार थी, एक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हमारे हिस्से में था जिस पर हम काम कर रहे थे। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा दुनिया की 10 सबसे साफ नदियों में एक हो गई, लेकिन उसका काम हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जब पीने के पानी का प्रोजेक्ट पास कर दिए राजस्थान के 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास करके 27,000 करोड़ रुपए बजट दे दिया, इनके खाते में पैसा डाल दिया और इनको कह दिया कि इस खाते में से पैसा निकालो और काम करो। 2021 से लेकर 2024 तक राजस्थान में और जोधपुर में काम क्यों नहीं हुआ? 32 प्रदेशों में जहां पीने के पानी का जल जीवन मिशन का काम चल रहा था, मैंने कहा 12 100% हो गए, 10 85% से ऊपर हो गए। नीचे से 2 जो हैं उनमें से एक राजस्थान और एक पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी थी पिछले टाइम में कि मैं मोदी की योजनाओं को लागू नहीं करूंगी। अब लोगों ने कपड़े फाड़ना शुरू किया, तब उन्होंने तो चालू कर दिया, और वो अब हमारे बराबर नहीं, हमसे आगे निकल गई। लेकिन राजस्थान में गहलोत साहब ने इस पानी पर, प्यासे कंठों पर राजनीति करने का पाप किया। उनके मन में यह कुटिलाई थी कि अगर राजस्थान में पानी पहुंच गया हर घर तक, खारबेरा में हर घर तक पानी पहुंच जाता, नहीं मैंने वोट मांगने आवड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये झूठ बोल करके मेरे को चिपका नहीं सकते थे। ये पाप किया उन्होंने, उनके मन में ये पाप था हर घर तक पानी पहुंच गया तो अगले 50 साल तक कांग्रेस पार्टी कभी वहां सत्ता में नहीं आ सकती। माताएं बहनें मोदी जी को के उस पुण्य के ऊपर अगले 50 साल तक मतदान करेगी, क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट समाप्त हो जाएगा। मैं आज आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं गर्व के साथ में कहता हूं, मैंने इस साल 13,000 करोड़ रुपया और दिया। 40,000 करोड़ रुपए में से मात्र अब तक खर्चा, कांग्रेस की सरकार थी तब तक केवल 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। वो कांग्रेस के प्रत्याशी आए, नेता आए, तो उनसे पूछिएगा क्यों नहीं हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी काम करने का। और उसके बाद में झूठ बोलते हैं कि मंत्री वो है और पानी नहीं मिल रहा है। जिन्होंने पाप किया उनको पाप की सजा निश्चित रूप से मिलेगी। मैं ये न्याय मांगने के लिए आज आप लोगों के साथ जो है आप लोगों के समक्ष खड़ा हूं। सारे झूठ, कुछ काम नहीं हुआ, कभी झूठ, कभी कहते हैं जोधरी नदी के पास में खड़े होकर के एक वीडियो बना करके भेज रहे गाड़ी में से उतर के कि जोधरी नदी गंदी पड़ी है। देखा होगा आपने, ये जोधरी नदी गंदी है, इसका पापी कौन है? मुझे जब 2019 में आपने आशीर्वाद दिया, 15वें वित्त आयोग काम कर रहा था, जोधपुर दरबार साहब के बहनोई आदरणीय NK सिंह साहब उसके चेयरमैन थे, ताज हरी महल वाले। मैंने टेलीफोन किया, मैं कहा हुकुम मेरे को आपसे मिलने के लिए आना है। तो उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह जी आप बड़े मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, आपका प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप बुला लो मुझे ऑफिस में। मैंने कहा थे आप जी जमाई हो,
और जवाया हूं मोटो प्रोटोकॉल तो कोई नहीं कौन गए, मैं भी जवाई हूं, याद दिला रही हूं। मैंने उनको कहा आप दामाद हो, प्रताप सिंह जी धानी याद दिला रही हूं, क्या आप दामाद हो, आपसे बड़ा प्रोटोकॉल किसी का नहीं हो सकता। और मैंने कहा मैं आऊंगा, तो उन्होंने कहा कि आप आओगे तो मैं भोजन कराऊंगा, ऑफिस में भोजन करना पड़ेगा। मैं कहा मैं आता हूं, आप अधिकारियों को बुला करके रखो। मैंने उनसे आग्रह किया मुझे 400 करोड़ रुपए चाहिए जोजरी नदी की सफाई के लिए, राज्य सरकार कभी नहीं कर सकेगी। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तुरंत 400 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया। 2019 के आखिर में 20 की शुरुआत में पैसा सैंक्शन हो गया। मैंने अपने मंत्रालय की टीम भेजी यहां पे, क्योंकि मैं गंगा नदी की सफाई पे काम करता हूं, देश की दूसरी नदियों पे भी सफाई की जिम्मेदारी मेरे पास में है। सारे एक्सपर्ट जो है मेरे मंत्रालय में के साथ में काम करते हैं। 7 IIT के एक्सपर्ट प्रोफेसर तारे के नेतृत्व में मैंने यहां भेजे, और वो उचियाड़ा से लेकर के आराबा तक पैदल उस नदी के अंदर गंदे पानी में चल करके गए। उन्होंने रिपोर्ट बनाई, DPR बनाई, DPR बना करके और कलेक्टर जोधपुर को दे दी, क्योंकि कलेक्टर जोधपुरी उसको जो है राज्य सरकार में भेजेंगे और राज्य सरकार उसको दिल्ली में भेजेगी। मैंने 4 बार टेलीफोन किया कलेक्टर साहब कि कलेक्टर साहब ये रिपोर्ट आपके पास आ गई, आप भेजते क्यों नहीं हो जयपुर। तो उन्होंने पहले 4 बार तो कहा सर दिखवाता हूँ, सर अभी देखता हूँ। फिर चौथी बार जब मैंने फोन किया तब डरते डरते व्हाट्सएप पे फोन करके कहा साहब ऊपर से रोकने के लिए कहा गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी कि आप क्यों उस प्रोजेक्ट को रोक रहे हो, मेरे क्षेत्र के लोगों की चुनौती है। रात माचर खावे नहीं का बेटा सा मोटा मोटा माचर खाता हो, माचर इन वास्ते खावे कि 4 साल तक वो फाइल जयपुर जोधपुर के कलेक्टर के दफ्तर में पड़ी रही, उसको जयपुर तक नहीं जाने। कौन रोकने का पाप कर रहा, किसकी पार्टी कर रही थी, और वही खड़े होकर के कहते हैं कि जोजरी नदी में गंदा पानी। मैं गर्व के साथ में कहता हूं हमारी सरकार बनी, मैंने कलेक्टर को कहा फाइल भेजो, तुरंत भेज दी, क्योंकि राज बदल गया था। और कलेक्टर ने भेजी, जोगाराम जी को कहा कि जोगाराम जी साहब आप जाकर के इसको काम को पीछा करके फाइल को प्रोसेस कराओ। मुख्यमंत्री जी को कहा तुरंत स्वीकृति प्रदान करो। चीफ सेक्रेटरी को कहा फाइल भेजो, फाइल मंगाई और कुल 1 महीने के टाइम में प्रोसेस करके आचार संहिता लगने से पहले सालावास में 178 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन करके उसका शिलान्यास कर दिया। और मैं आज आपको जिम्मेदारी से आपके सामने एक बात कहता हूं, अगले 2-2.5 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूं, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इस बोतल के जैसा पानी इस जोजरी नदी में 12 महीने रुका हुआ रहेगा। 12 महीने। कौन पाप कर रहे और फिर झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके भ्रम फैलाने की, दुष्प्रचार करने के, पाप करने वालों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जनता की जिम्मेदारी है। और मैं आज जनता की अदालत में इस चुनाव के बीच में खड़े होकर के न्याय मांगता हूं, और आप सबसे निवेदन करता हूं कि देश का सम्मान बढ़ाने वालों के साथ खड़े रहेंगे या देश को गिरवी रखने वालों के साथ में खड़े रहेंगे, देश को आर्थिक रूप से प्रगति करने वालों के साथ खड़े रहेंगे या देश का सोना गिरवी रखने वालों के साथ में खड़े रहेंगे, इस राम मंदिर को निर्माण करने वालों के साथ खड़े रहेंगे या राम को नकारने वालों के साथ में खड़े रहेंगे, इस जो राजस्थान के लिए पीने का पानी का प्रबंध करने के लिए पैसा देने वालों के लिए साथ में खड़े रहेंगे या उनके विरोध जो रोकने के लिए पाप कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, उनके साथ में खड़े रहेंगे। हमने बहुत वोट दिए होंगे, आजादी के बाद में बुजुर्ग लोग यहां बैठे हैं, बुजुर्गों ने यहां बहुत वोट दिए होंगे, कोऑपरेटिव में वोट दिया होगा, पंच में दिया होगा, सरपंच में दिया होगा, विधानसभा में दिया होगा, पंचायत समिति में दिया होगा, जिला परिषद में दिया होगा, लोकसभा में वोट दिए होंगे। मेरी उम्र है 56 साल, उससे ज्यादा वोट दिए होंगे आपने। आपने वोट किस पे दिए? कभी जाति के नाम पे दिए, कभी रिश्ते के नाम पे दिए, कभी जो है धर्म के नाम पे दिए, कभी अड़ोसी पड़ोसी के नाम पर दिए, कभी मित्र के नाम पे दिए, कभी किसी को जिताने के नाम पे दिए, और कभी कभी खाराबेरा वालों ने हराने के नाम पर भी दिए। मुझे पता है कि हमके इन्हें रड़क काटनी है जो इन्हें हराओ। केवल 2 बार आपने देश के नाम पर वोट दिया, जब आपने मोदी जी को वोट दिया। धर्म से, जाति से, रिश्तों से सबसे ऊपर उठ करके वोट दिया। अब की बार का चुनाव जो है वो न काम का चुनाव है, न काज का चुनाव है, न राम का चुनाव है, न राज का चुनाव है। अब की बार का चुनाव इस देश को विकसित बनाने के जो है उस लक्ष्य को प्राप्ति करने की नींव का ईंट रखने का चुनाव है। जिस भारत ने हजारों साल तक दुनिया का नेतृत्व किया, जो भारत विश्व गुरु था, उसको एक बार फिर विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ में हम इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या विश्व गुरु भारत बनने की उस नींव की ईंट को आप कमजोर रहने दोगे? और तब मोदी जी ये वादा करते हैं, तब ये दावा करते हैं, ये आह्वान करते हैं कि अब की बार 400 के पार, और 400 के पार में हम सब लोग जुटे हैं। एक भी व्यक्ति उसमें बाकी न रहे,
इस यज्ञ में आहुति देने से एक भी व्यक्ति बाकी न रहे, एक भी व्यक्ति शेष न रहे। इस पवित्र काम से हमारा एक भी परिचित शेष न रहे। इस बात की जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं तो अपने दोनों हाथ खड़े करिए, भगवान श्री राम को साक्षी करिए और मुट्ठी बंद करके, संकल्प की मुट्ठी बंद करके बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, अगले डेट देखो भाई, मैं जादूगर तो हूं नहीं, वो तो गहलोत साहब है। जो कोई अलादीन का चिराग घिस दूं और सुबह पूछ दे घरे पानी री टंकी खल 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 नल में पानी होने लगे। धनजीबा हूं क्या जादूगर? मैं तो हकीकत की बात कहता हूं, क्योंकि पैसा है, टेंडर हुए हुए हैं, प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हुए हैं। थोड़े बहुत जो इन्होंने बदमाशियां की है, इधर उधर टंकियां घुमाने की, स्कीमों को इधर उधर करने की, उसको ठीक करने के निर्देश दे दिए हैं। एकदम दुरुस्त तरीके से अगले 1-1.5 साल में आगलो उंदाड़ो आई जीते 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 सब जगह पानी फूगन लाग जाए। वो भरोसा और विश्वास में आज आप लोगों ने दिला सका। मैं आप सब लोगों को बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। और खूब सारा धन्यवाद दिलीप जी का, क्या संचालन, क्या मजा आ गया, वाह।